उन्हें तो बस मौका चाहिए किसी तरह से सनातन पर हमले का। और अब तो नौबत तिलक पर हमले तक की आ चुकी है, और वो भी योगी आदित्यनाथ के राज में। देश में सनातन से नफरत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साजिश की कमर लगातार तोड़ रहे हैं। बीते कुछ घंटों में तिलक पर हमले के 3 प्रयास हुए हैं, बताता हूं आपको। पहला जो है वो हुआ है बाराबंकी में। जी हां, बाराबंकी में पहला हुआ है। एक हिंदू युवक पर देवा दरगाह, शरीफ दरगाह से चंद कदमों की दूरी पर यह हुआ। नफरती गैंग ने न सिर्फ एक हिंदू के साथ मारपीट की, बल्कि उसके माथे पर लगे तिलक को जबरन मिटा दिया। तिलक को मिटा दिया, जबरदस्ती मजार पर उससे चादर चढ़वाई गई। सनातन पर दूसरा हमला करने का आरोप हिंदू संगठन लगा रहे हैं। फिल्म घूसखोर पंडित के जरिए तिलक यानी ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की साजिश हो रही है। और तीसरा हमला बड़े बर्क फिल्म कल की संभल पर कर रहे हैं। कल की संभल पर बन रही फिल्म को रोकने के लिए धमकी देने का आरोप लगा है उन पर। सनातन पर तीनों हमलों की डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बाराबंकी में देखिए कैसे हिंदू युवक को अकेला पाकर सनातन से नफरत करने वाले उस पर टूट पड़े और उसका तिलक मिटाने की गुस्ताखी कर। योगी ने चेतावनी दी थी। योगी ने संभलने को कहा था। वो जानते थे कट्टरपंथियों के टारगेट पर तिलकधारी हैं। कट्टरपंथी गैंग तिलक लगाने वालों पर हमला कर रहा है। कट्टरपंथी गैंग कलावा बांधने वालों को निशाना बना रहा है। कट्टरपंथी गैंग जय श्री राम बोलने वालों का दुश्मन बना हुआ है। और अब ऐसी साजिश बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह से सामने आई, जहां पर कट्टरपंथियों ने हरीश शर्मा नाम के इस हिंदू युवक पर हमला बोल दिया। इसे थप्पड़ मारा, माथे पर लगा तिलक मिटा दिया, इसे घसीटा गया। बोला वो पंडित, तो मैंने नजरअंदाज किया सबसे पहले कि किसी दूसरे को बुला रहा होगा, लेकिन फिर मुझे ऐसे करके खूब तेज से मेरे कान पे मारा। फिर मुझे घसीट के ले गया, मेरा टीका धुलवाया। सवाल उठता है कि हरीश शर्मा को कट्टरपंथियों ने टारगेट क्यों किया? क्यों कट्टरपंथी गैंग तिलक का दुश्मन बना हुआ है? योगी राज में हरीश पर सिर्फ हिंदू होने की वजह से हमला हुआ। तिलक मिटाकर क्या नफरतियों ने कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है? क्योंकि जो खुलासा हरीश ने जी न्यूज के कैमरे पर किया, वो तो कुछ इसी तरह की तस्वीर पेश कर रहा है। वो जबरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ, हमको जबरदस्ती दे रहे थे भाई, हम नहीं ले रहे थे। हरीश का साफ कहना है उसे जबरदस्ती चादर दी गई ताकि ऐसा लगे कि मंदिर में सिर झुकाने वाला एक हिंदू दरगाह में जाकर इबादत करता है। सरे राह एक हिंदू युवक को किस तरह जलील करने की कोशिश की गई, वो उसकी दबी आवाज में निकल रहे शब्द बयान कर रहे हैं। अगल बगल लोग हंस रहे थे, हमने देखा था, क्योंकि वहाँ संख्या ज्यादा होने के कारण मैंने वहाँ कुछ बोला नहीं। हद तो उस वक्त हो गई जब आसपास के लोग आरोपी के ही बचाव में उतर आए। वीडियो में ये लोग हाथ धुलाते हैं। अब हाथ धुलाने में उन्होंने गर्दन ऐसे करके हाथ धुलाया या टीका छुड़ाया, क्या किया वो तो जांच में ही क्लियर होगा। हाथ धुलाते हैं, क्या वाकई इसका दूध का दूध और पानी का पानी ये तस्वीरें कर रही है, जिसमें साफ दिख रहा है हरीश दरगाह की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक मुस्लिम दुकानदार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो रुका नहीं। फिर अगली दुकान के मालिक ने उसे पहले जोरदार तमाचा मारा, फिर पानी से उसका टीका धुलाया। इसके बाद उसके हाथ में हरी चादर थमाई गई। ये तस्वीरें कट्टरपंथी गैंग की हरी साजिश को बेनकाब कर रही हैं। मेरा साथ था और उसके बाद में जब हम चले गए, इसके बाद में इसको जो है जबरदस्ती पकड़ाई गई, इसका तिलक सब धोया गया है। ये कट्टरपंथी भूल गए हैं कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ सनातन विरोधी हर साजिश का हाथों हाथ इंतजाम किया जाता है और तिलक पर कोई भी हमला योगी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसी डर से जुमे के रोज भी तिलक पर हमला करने वालों की दुकान बंद पड़ी है। योगी प्रशासन ने दुकान पर ताला जड़ दिया है। ये दुकान है जो अभी फिलहाल बंद कर दी गई है। ये हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, दुकान जो है अभी बंद है। आज की डेट में दुकान बंद है। आज जहां पीला तिरपाल डला है, क्या कल योगी का पीला पंजा चलेगा? ये योगी के बुलडोजर का ही खौफ है, जो आसपास के लोग इस घटना से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप थे क्या? हाँ, अभी घूमने आया। आप थे? नहीं। आपने देखा? हमने कुछ नहीं देखा। नहीं पता आपको? मुझे नहीं पता कुछ भी। आखिर ये कैसी मानसिकता है जहां सनातन की पहचान तिलक मिटाने की साजिश रची गई? अब योगी राज में एक एक का हिसाब होगा। योगी फोर्स ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली है। अब सवाल है कि आगे का काम बुलडोजर संभालेगा।
प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बाराबंकी। तिलक पर हमला बाराबंकी में हुआ, लेकिन तिलक पर एक हमला वेब सीरीज के जरिए भी हुआ। तिलक पर यह हमला क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हुआ। एक टीजर भर रिलीज हुआ और विरोध प्रदर्शनों की झड़ी लग गई। ब्राह्मण समुदाय ने तो मोर्चा ही खोल दिया। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कोर्ट में याचिका तक दायर हो गई। यहां तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर तक दे दिया। योगी के ऑर्डर के बाद निर्माता निर्देशक ने प्रमोशनल कंटेंट वापस लेने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन मामला अभी थमा नहीं। क्या है फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर खड़ा हुआ ये पूरा बवाल, और क्यों मचा है घूसखोर पंडित पर ये हंगामा? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। डिजिटल प्लेटफॉर्म बंद करो, सीरीज का बायकॉट करो, घूसखोर पंडित के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली, मुंबई से लेकर भोपाल तक ऐसे सिर्फ नारे ही नहीं लग रहे हैं, बल्कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। मनोज वाजपेयी की अपकमिंग वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर क्यों छिड़ गया है घमासान? क्यों हो रही है सीरीज बैन करने की मांग? ब्राह्मण है, मगर ब्राह्मण का ये कलंक है। ये कलंक है ब्राह्मण के। नीरज पांडे जो है ये ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, क्योंकि ब्राह्मण जो रहता है ऐसा कदापि नहीं करता। जो टाइटल में लिख रहा घूसखोर, निश्चित तौर पर अब तो ब्राह्मण समाज के लिए मरता क्या ना करता वाली स्थिति हो गई है। मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे, तुम लोगों ने जिस प्रकार की कृत्य किया है वो अक्षम्य है। टीजर पर बवाल, पिक्चर अभी बाकी है। घूसखोर पंडित की 51 सेकंड की टीजर पर संग्राम छिड़ गया है। बवाल इस कदर मचा है कि अब इस विवाद में योगी आदित्यनाथ को उतरना पड़ गया है। योगी के ऑर्डर पर लखनऊ में बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के प्रयास के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये मुकदमा फिलहाल दर्ज किया गया है लखनऊ के हाजीगंज थाने में। फिलहाल ये कह सकते हैं कि घूसखोर पंडित को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि सीरीज में पंडित शब्द को अपमानजनक ढंग से पेश किया गया है। पंडित जैसे सम्मानित शब्द को घूसखोर जैसे शब्द से जोड़ना गलत है। इसमें ब्राह्मण समुदाय को गलत नजर से दिखाया जा रहा है। सिर्फ टीजर ने इतना बड़ा हंगामा बरपा दिया है तो सीरीज की रिलीज पर क्या होगा? लिहाजा योगी ने एक्शन लिया और योगी के आदेश देते ही वेब सीरीज के डायरेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं कि धार्मिक और जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है और एक समुदाय की भावना को आहत करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश के अलग अलग शहरों में घूसखोर पंडित का विरोध हो रहा है और ये विरोध सिर्फ ब्राह्मण समुदाय की ओर से नहीं हो रहा है, बल्कि साधु संतों ने भी इसका विरोध किया है। बॉलीवुड ने ऐसी फिल्म बनाई है घूसखोर पंडित, इनको शर्म आनी चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ये लोग ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, कभी यूजीसी के बहाने, कभी दलित उत्पीड़न के बहाने, हमेशा से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वेब सीरीज के नाम पर हंगामा तो कई दिनों से मचा हुआ था, लेकिन घूसखोर पंडित के निर्माता सफाई के मोड में तब आए जब योगी ने एक्शन लिया। वेब सीरीज के निर्माता ने ऐलान किया कि विवाद की वजह से फिल्म का प्रमोशन कंटेंट हटाया जाएगा। इस फिल्म का जातीय समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये काल्पनिक ड्रामा है। इसके बाद वेब सीरीज में एक्टिंग करने वाले अभिनेता मनोज वाजपेयी को भी सफाई देने के लिए पोस्ट करना पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, लोगों की साझा की गई भावनाओं और चिंताओं का मैं सम्मान करता हूं और उन्हें गंभीरता से लेता हूं। यही वजह है कि प्रोड्यूसर्स ने प्रचार सामग्री को हटाने का फैसला लिया है। मैं भी ये कहना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं था। घूसखोर पंडित में मनोज वाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हैं। इसे नेटफ्लिक्स पर इस साल रिलीज किया जाना है। ब्राह्मण समुदाय के विरोध के बाद घूसखोर पंडित पर सियासत भी गरमाने लगी है। हिंदू संस्कृति को विघटन किया जाए, उसके तहत इसके डायरेक्टर निर्देशक पूर्ण रूप से विदेशी मानसिकता से ये करने का काम कर रहे हैं। इस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जितनी संस्थाएं हैं
बीजेपी उन पर कब्जा करके अपने हिसाब से चलाना चाहती। घूसखोर पंडित पर रोक लगनी चाहिए। इस तरीके की वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने वाली है। घूसखोर पंडित का केस अब अदालत तक पहुंच चुका है और अब कोर्ट से ही तय होगा कि वेब सीरीज का टाइटल बदलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धमकी है कि जाति नहीं। संभल में बर्क फैमिली की एक पहचान धमकी है। हाल ही में कल की संभल फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया। इस पोस्टर में 2 किरदारों को दिखाया गया है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 2 किरदार, जिसमें एक किरदार का नाम अब्बाजान लिखा था और दूसरे किरदार को भाईजान नाम दिया गया था। ठीक है। अब आरोप है कि इस पोस्टर के बाद फिल्म के निर्माता अमित जानी को धमकी दी गई। और जानते हैं, फिल्म के निर्माता अमित जानी ने धमकी देने का आरोप संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क पर लगाया। अब सवाल यह है कि आखिर फिल्म के पोस्टर को देखकर बड़े मियां क्यों भड़क गए? क्या है संभल आपकी बपोती है, आपके बाप की जागीर है, आप संभल के मालिक हैं? मुझे हैरत है कि ये ऐसे फिल्म बनाने वालों को इजाजत कौन दे रहा है? पोस्टर भी रिलीज नहीं हुआ अभी तो। ये तो हमने सिर्फ 2 कैरेक्टर रिवील किए हैं। अभी तो कल की संभल फिल्म के एक पोस्टर में सिर्फ 2 किरदारों को दिखाया गया। पोस्टर में दिखाई दे रहे दोनों किरदारों के नामों को उजागर किया गया। बस फिर क्या, कल की संभल फिल्म के इस पोस्टर रिलीज के साथ ही बवाल मच गया। अपनी फिल्म कल की संभल के 2 कैरेक्टर रिवील किए। उसके बाद हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं यहाँ से जियाउर रहमान बर्क के पिता की तरफ से, ममलूकुर रहमान की तरफ से, कि वो यहाँ शूट नहीं होने देंगे, शूट को रोकेंगे। ये अमित जानी है जो कल की संभल फिल्म के निर्माता हैं। दरअसल अमित जानी का आरोप है कि फिल्म के पोस्टर रिलीज के साथ ही लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है, वो भी संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के अब्बू ममलूकुर रहमान बर्क की तरफ से। गैर कानूनी तरीके से किसी बड़े हमले की साजिश कर रहे हैं, या इनका प्लान है कि ये जो मुंबई से टीम आएगी शूट करने के लिए उसको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। जब जब इन्होंने कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे, तो इनके पास इसका कोई वैधानिक तरीका नहीं होता। इनके पास फिर वो ये पत्थर हाथ में उठाओ, दंगा करो, गोली चलाओ। अब सवाल ये है कि कल की संभल फिल्म में ऐसा क्या है जिसके चलते इस फिल्म के निर्माता को धमकी दी जा रही है? फिल्म की शूटिंग रोकने और फिल्म के क्रू पर हमला करने की धमकी दी जा रही है। तो आपको बता दें कि ये फिल्म संभल में हुए दंगों पर आधारित है। यूपी के संभल में साल 1978 में दंगे हुए थे। फिल्म में 2024 के दंगों को भी दिखाया गया है। इस फिल्म में 2 मुख्य खलनायक किरदार हैं जिन्हें फिल्म के पोस्टर में दिखाया गया है। पहले किरदार का नाम अब्बा जान है, तो वहीं दूसरे किरदार का नाम भाईजान है। सौहार्द और माहौल को खराब करना है, इस क्या मतलब है इसके फिल्म बनाने का? भाई जो वाक़ा था वो हो चुका, अदालत में जा चुका। अब अदालत तय करेगी ये फिल्म बनाने से तय होगा। इसलिए तो इनके खिलाफ तो और कार्रवाई होनी चाहिए। सुना आपने कैसे ममलूकुर रहमान बर्क खुलेआम कल की संभल फिल्म का विरोध कर रहे हैं, कैसे फिल्म की आड़ में धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की दुहाई दे रहे हैं। बेशक संभल दंगे का मामला कोर्ट में है, लेकिन कोई फिल्म के जरिए दंगों का सच दिखाता है तो फिर हर्जी क्या है? और खासकर जब इस दंगे में कोई हाथी नहीं, ना ही किसी भी तरह की साजिश में शामिल थे, तो फिर डर किस बात का? मैं आज जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान को एक कानूनी नोटिस भी थमा रहा हूं कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने धमकी किस परिप्रेक्ष्य में दी है कि हम शूट नहीं होने देंगे। क्या है संभल आपकी बपोती है, आपके बाप की जागीर है, आप संभल के मालिक हैं, या संभल में आप तय करेंगे कि कौन सी फिल्म का शूट होगा, कौन सी फिल्म का शूट नहीं होगा? कल की संभल फिल्म के निर्माता खुलेआम यह ऐलान कर रहे हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं। हर हाल में कल की संभल फिल्म बनेगी, संभल में इसकी शूटिंग भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंसाफ कितनी देर में मिल जाता है? हफ्ते, महीने या फिर साल में? लेकिन यूपी में 3 घंटे में इंसाफ होता है। जी हां, 3 घंटे में। यूपी के अपराधी योगी फोर्स से तो घबराते हैं क्योंकि योगी राज में इंसाफ ऑन द स्पॉट होता है, लेकिन अब दिल्ली के अपराधियों की जड़ भी योगी उखाड़ने लगे हैं। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए।
कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें, लेकिन तस्वीर में शख्स एक ही है। आरोपी का नाम है रेहान अंसारी। ये 50,000 का इनामी है। लूट के केस में वांछित चल रहा था। दिल्ली समेत पश्चिमी यूपी में इसका आतंक फैला था, लेकिन बीती रात दिल्ली के रहने वाले इस कुख्यात इनामी बदमाश का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। यानी अपराध कहीं भी हो, अपराधी कहीं का भी रहने वाला हो, सजा योगी ही देंगे। अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यूपी को अपराध मुक्त कराने की दिशा में योगी फोर्स एक्टिव मोड में काम कर रही है। आरोपी रेहान को भी यूपी पुलिस ने लूट की घटना के 3 घंटे के अंदर ही मार गिराया। एनकाउंटर स्पॉट की ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुठभेड़ कितनी खतरनाक रही होगी। जमीन पर पड़े खोखे, मोटरसाइकिल, रात का अंधेरा और योगी पुलिस की हलचल मैसेज दे रही है कि अपराधी चाहे कितना भी खतरनाक हो, लंबा भाग नहीं सकता। योगी राज में 3 घंटे में जुर्म की जड़ का अंत हो ही जाता है। आदर्श मंडी थाना और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक दिल्ली के 50,000 के इनामी बदमाश को मार गिरा। ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जिस तरीके से ये मार्क किया हुआ है, ये उनके हथियार और जो उनसे माल बरामद हुआ है, 90 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ से 3 घंटे पहले रेहान ने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रेहान ने एक युवक से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए थे। इसके बाद योगी फोर्स ने पूरे शामली में चेकिंग अभियान चलाया। रात 12:30 बजे दोनों बदमाशों को घेर लिया गया। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद योगी फोर्स के जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू की। इस दौरान रेहान को गोली लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ा और उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। घायल बदमाश के पास से उसकी मोटरसाइकिल लूट के 2 मोबाइल, लूट के गहने, अंगूठी और उसके पास से करीब 2 पिस्टल बरामद हुई है। उनमें एक पिस्टल जो है बरेटा मेड इन इटली की है और एक कंट्री मेड यहाँ इंडियन पिस्टल। यूपी में बीते 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है। रेहान से पहले 3 फरवरी की रात को यूपी एसटीएफ ने वाराणसी में 1 लाख के इनामी शूटर बनारसी यादव को मार गिराया था। 23 जनवरी को चित्रकूट में कारोबारी के बेटे की हत्या करने वाला बदमाश कल्लू मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था और 5 जनवरी को सुल्तानपुर में 1 लाख का इनामी तालिब और आजम मुठभेड़ में ढेर हो गया था। यानी 2026 के शुरुआती 37 दिनों में ही योगी फोर्स ने 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। साल के 328 दिन अभी बाकी हैं। अगर इसी रफ्तार से योगी फोर्स एक्शन लेती रही तो ये साल यूपी में अपराध के अंत का साल साबित होगा, क्योंकि रेहान अंसारी कोई छुटपुटिया बदमाश नहीं था। इसकी दहशत बड़ी थी। रेहान अंसारी दिल्ली के जाकिर नगर का रहने वाला था। उस पर 90 मुकदमे दर्ज थे। रेहान दिल्ली, हरियाणा, यूपी में लूट का एक्सपर्ट था। पिछले 10 सालों से अपने गिरोह की कमान संभाल रहा था। पुलिस को उसके पास से एक विदेशी पिस्तौल, एक देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और सोने की अंगूठी मिली है। रेहान, कल्लू, बनारसी, आजम का तो योगी फोर्स ने टिकट टू यमराज काट दिया है। योगी फोर्स का हाथ ट्रिगर पर रखा है। अपराधी की एक हरकत और उसका अंत तय है। श्रवण पंडित, शामली, जी मीडिया। यूपी में योगी फोर्स ने एक और माफिया के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। मंदिर की जमीन पर माफिया ने कब्जा किया तो योगी फोर्स ग्राउंड पर उतरी। हनुमान मंदिर की 70 करोड़ की जमीन माफिया पर अनुपम दुबे 20 साल से कुंडली मारकर बैठे। जैसे ही यह खबर योगी फोर्स तक पहुंची तो फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में माफिया वर्सेस बजरंगबली। महाबली की जमीन पर बाहुबली का कब्जा। माफिया का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। जमीन बजरंगबली की कीमत 70 करोड़ रुपए और उस पर माफिया अनुपम दुबे का कब्जा। लेकिन अब फैसला हो चुका है। माफिया वर्सेस बजरंगबली की इस लड़ाई में आखिरकार जीत महाबली यानी बजरंगबली की हुई है। ये फैसला हनुमान जी का ही है और हनुमान जी को नाम पे हुआ। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। साधु संतों बड़ा खुशी है कि चलो हनुमान जी की जगह हनुमान जी की फिर वापस आ गए। भू माफियाओं के कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए बजरंगबली को भी
करीब 2.5 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। यूपी के फर्रुखाबाद में ये जो खाली जमीन दिख रही है, ये हनुमान मंदिर ट्रस्ट की जमीन है, लेकिन भू माफिया अनुपम दुबे की इस जमीन पर तिरछी नजर गड़ी थी। शहर के सबसे पॉश इलाके में करोड़ों की जमीन पर माफिया कब्जा कर बैठा था। 20 साल से बजरंगबली की जमीन पर माफिया का कब्जा था। अब योगी सरकार में बजरंगबली को ये जमीन वापस मिल गई है। योगी फोर्स एक्शन में आई तो बाहुबली का कब्जा खाली हो गया। हमने भू माफिया टास्क फोर्स गठित की और मैंने कहा 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। भू माफिया अनुपम दुबे ने अधिकारियों के साथ साठगांठ की थी। जमीन के जाली अदालती आदेश बनवा लिए। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी भी करवाई। इस तरह से उसने करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया और फिर इसे बेच दिया। लेकिन हनुमान मंदिर ट्रस्ट भी माफिया के आगे झुका नहीं। ट्रस्ट के वकील एकलव्य कुमार बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर माफिया अनुपम दुबे से मुकाबला करते रहे। योगी की सख्ती और एकलव्य की लड़ाई का ही नतीजा रहा कि इसकी जांच शुरू हुई। डीएम की रिपोर्ट में अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। 2023 में माफिया अनुपम दुबे पर गैंगस्टर एक्ट लगा। 2023 में ही माफिया की 70 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। पिछले महीने ये जमीन हनुमान मंदिर ट्रस्ट को वापस मिल गई। लेकिन जैसे ही फैसला आया बाहुबली अनुपम दुबे का कब्जा अवैध है, माफिया के गुर्गों ने वकील और उनके पूरे परिवार पर अटैक कर दिया। जान लेने की नीयत से हमला किया। बच्चे को तो घायल कर दिया। हम भी गए तो हमारे ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारे भतीजे के ऊपर, हमारे बच्चियों के ऊपर, नाबालिग के ऊपर, मेरी पत्नी छोटी भौजाई के ऊपर हमला किया, जिससे मेरे शरीर में गंभीर चोटें आई और बोले कि अनुपम दुबे ने तेरी सुपारी दी है 20 लाख की मुझे हत्या करने के लिए। अब तुझे कोई दुनिया थाने क्या पुलिस कप्तान भी नहीं तुझे बचा पाएगा। माफिया अनुपम दुबे जेल में है। आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। यूपी में अनुपम दुबे का गिरोह D47 के नाम से कुख्यात है। इसके ऊपर 65 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मर्डर के 6 केस, जान से मारने की कोशिश के 9 केस, गुंडा एक्ट के तहत 6 FIR, गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज हैं। अपहरण और गैंगरेप का भी एक मामला है। 2021 में योगी की सरकार ने इसके ऊपर NSA लगा दिया। माफिया अनुपम दुबे 170 करोड़ रुपए का मालिक है, लेकिन जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ आए हैं, इसका साम्राज्य मिट्टी में मिलता जा रहा है और अवैध कब्जे से इसका कब्जा उखड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में योगी फोर्स माफियाओं की सफाई कर रही है, लेकिन अब गब्बर सिंह नाम का नया माफिया सामने आ गया है। जी हाँ, इसे फिरौती में रुपए, पैसे या फिर जमीन नहीं चाहिए, इसे मंदिर का प्रसाद चाहिए। और प्रसाद के लिए तो मारपीट पर ये उतर आया, लोगों को डराया, धमकाया। अब योगी फोर्स के डर से भागा भागा फिर रहा है खुद, क्योंकि उसे पता है कि उसे असली प्रसाद तो योगी फोर्स ही देगी। यूपी में लौट आया गब्बर। इसे फिरौती में प्रसाद चाहिए। गब्बर ने खुलेआम धमकी दे दी है। योगी फोर्स को चैलेंज कर दिया है। खौफ इतना है कि पूरे इलाके में लोग डरे हुए हैं। सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक छोड़ दिया है। मंदिर में पूजा पाठ तक बंद है। गब्बर ने धमकी दे रखी है, मंदिर में जब भी पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक आयोजन होगा तो सबसे पहले प्रसाद उसके घर पर आना चाहिए। प्रसाद नहीं पहुंचा तो यजमान को यमराज के पास पहुंचाने गब्बर खुद आएगा। ये वो मंदिर है और गांव का इकलौता मंदिर है ये, और यहाँ पे जब भी कोई आयोजन होता है तो पूरे गांव वाले आते हैं और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। गब्बर को भी सूचना दी गई थी, उसके परिवार को सूचना दी गई थी कि अब रामायण का पाठ हो रहा है और आप आके प्रसाद ले लीजिए। शायद गब्बर को ये नागवारा गुजरा और तमंचे की नोक पर यहाँ पे धमका के गया है कि अब मंदिर में जो भी आयोजन होगा उसका सबसे पहले प्रसाद मेरे को पहुंचाया जाएगा। गांव में दहशत है। ये आज का गब्बर सिंह है। ये हिस्ट्री शीटर है। यूपी में इसके ऊपर कई केस दर्ज हैं। यूपी पुलिस इसकी तलाश कर रही है।
यूपी के बरेली जिले सीबीगंज में मंदिर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। शाम को प्रसाद नहीं पहुंचा तो गब्बर पहुंच गया। मंदिर में श्रद्धालुओं को पीटना शुरू कर दिया। प्रसाद घर नहीं पहुंचने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। तमंचा लेकर और डंडा लेके बोला गोली मार देंगे, आंधा अगर मेरे घर प्रसाद नहीं पहुंचाएगा, ऐसा हुआ तो चौराहे पे खड़े कर गोली मार दी जाएगी। सीटर बदमाश है बहुत बड़ा, बहुत मुकदमे हैं उस पर, कई थानों के बहुत मुकदमे, पुलिस पे भी उसने फायरिंग की। गब्बर सिंह का खौफ इतना है कि गांव में कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाता। पता नहीं गब्बर कब कहां से आ जाए और फायरिंग कर दे। जब जी मीडिया ग्राउंड जीरो पे आया तो गब्बर सिंह का जो टेरर था, जो आतंक था, वो साफ तौर पे दिखाई दिया। लोग बोलने को तैयार नहीं है। कैमरा सामने आता है तो वो मना कर देते हैं, लेकिन जब कैमरा बंद होता है तो वो कहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो गब्बर उन्हें जान से मार देगा। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, जहां भुखमरी है। 25 करोड़ पाकिस्तानी दाने दाने को मोहताज हैं। ये बात हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इसी खस्ता हाली ने पाकिस्तान की आवाम को गटर चोर बना दिया है। जहां गटर दिखता है, जैसे ही मौका मिलता है पाकिस्तानी गटर के ढक्कन को चुरा लेते हैं, उसे बेच देते हैं, और गटर की ढक्कन चोरी का ये धंधा पूरे पाकिस्तान में बिजनेस बन गया है। ऐसे में मरियम नवाज ने गटर चोरों पर बड़ा जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे असल मकसद तो यह है कि किसी तरीके से बस पाकिस्तान का खजाना भर सके। और सिर्फ गटर का ढक्कन, गटर का ढक्कन। मरियम नवाज के इस बयान से ये पता लगाना मुश्किल है कि गटर पाकिस्तान में है या फिर पाकिस्तान ही गटर में है, क्योंकि महज 39 सेकंड के अपने बयान में मरियम नवाज ने इतनी बार गटर शब्द का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर ही घिन आ गई। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज इस वक्त जबरदस्त टेंशन में है, और उस टेंशन की वजह है पाकिस्तान के गटर चोर, जो रात के अंधेरे में गटर के ढक्कन चुराकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान के गटर चोरों पर लगाम लगाने के लिए मरियम नवाज ने खुद मोर्चा संभाला है और अपने सूबे में नया कानून बनाया है। अगर पाकिस्तान में किसी ने गटर का ढक्कन चुराया तो उसे 10 साल की कैद और करीब 50 लाख का जुर्माना देना होगा। तो क्या अब मरियम नवाज अपना खजाना गटर चोरों से वसूली करके भरेगी? अब जो भी हो, लेकिन सच यही है कि पूरे पाकिस्तान में गटर चोरों का आतंक है। गटर चोरों ने पाकिस्तान, खासकर पंजाब की सड़कों का ऐसा हाल कर दिया है कि सड़क पर मेन होल के ढक्कन खुले हैं। शहर का सीवर सड़कों पर बह रहा है। वहीं पाकिस्तान के कुछ इलाकों में तो सड़क के बीचों बीच पर बिना ढक्कन वाले मेन होल हैं, जो सीधे तौर पर बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। ऐसे में मरियम ने न सिर्फ पाकिस्तान के गटर चोरों से जुर्माना वसूलने की धमकी दी है, बल्कि उसके साथ साथ गुजारिश भी की है कि वो गटर से ढक्कन न चुराए। दरअसल पाकिस्तान में कंगाली भुखमरी पूरे चरम पर है। आवाम के पास 2 वक्त की रोटी जुटा पाने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तानी अब गटरों के ढक्कन चुरा रहे हैं और उन्हें बेच रहे हैं ताकि अपना पेट भर सकें। लेकिन गटर चोरों की इस गलती से कई लोगों की जान जा रही है, खासकर बच्चों और महिलाओं की। लिहाजा गटर चोरों पर लगाम लगाने के लिए मरियम ने न सिर्फ सख्त कानून बनाया है, बल्कि अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हर चौक चौराहे पर CCTV भी लगाया गया है, ताकि गटर चोरों पर शिकंजा कसा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान की तबाही के सपने संजोने वाले पाकिस्तान का मरना कन्फर्म है और आतंक की मौत मरना कन्फर्म है। आज राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर खून से नहा गई। जुमे के दिन शिया मुसलमानों की मस्जिद को टारगेट करके आत्मघाती हमला किया गया। सोशल मीडिया पर बम धमाके के बाद जो तस्वीरें दिख रही हैं वो डरा देने वाली हैं। इंसानी जान की पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं है। पाकिस्तान में खून पानी से भी सस्ता हो गया है। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। लोग घायल और खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल है। दहशतगर्दी का खेल बुरा होता है। दूसरों को जलाने वालों को पहले अपना ही घर जलता है। जुमे पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद खून से रंग गई। नमाज के दौरान मस्जिद में इतना जोरदार धमाका हुआ कि 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 200 के करीब जख्मी हो गए। कई अस्पताल के बिस्तर पर
मौत से जंग लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों के किले उखाड़ फेंकना चाहती है। शहबाज और मुनीर को लानतें भेज रही है। इस्लामाबाद में बम धमाका, 50 से ज्यादा नमाजियों की मौत। इस्लामाबाद के एक इमामबाड़े में जुमे की नमाज के दौरान धमाका हुआ। आत्मघाती हमलावर ने अल्पसंख्यक शिया समुदाय की मस्जिद को टारगेट किया है। राजधानी इस्लामाबाद में सरकार ने इमरजेंसी ऐलान कर दिया है। 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद में जिला और सेशंस कोर्ट के बाहर सुसाइड ब्लास्ट हुआ था। हमले में 12 लोग मारे गए थे और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और अब 4 महीने के भीतर ही इस्लामाबाद फिर बारूदी आंसू बहा रहा है। आत्मघाती हमले के लिए सुनियोजित साजिश के तहत जगह चुनी गई थी। ये इमामबाड़ा और जामिया मस्जिद जो पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, यहाँ धमाका होने का मतलब है कि पाकिस्तान में एक बार फिर शिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में माना जाता है कि शिया मुसलमानों की आबादी करीब 4 करोड़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में वर्ष 2000 से लेकर 2025 तक शियाओं पर हमले की कुल 378 घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 1813 लोगों की जान गई है और 2422 लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान शिया समुदाय के मुस्लिमों के लिए कत्लगाह बन चुका है। वैसे भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ दिल दहला देने वाली अत्याचार की कहानियां अक्सर आती हैं। असल में पाकिस्तान शिया सुन्नी में, इस्लामाबाद बलोचिस्तान में, पंजाब खैबर पख्तूनवा में आर्मी जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ में कई टुकड़ों में बटा हुआ एक फेल्ड नेशन है। लेकिन पाकिस्तान घर संभालने के बजाय अपने कठपुतलियों को भारत के खिलाफ आतंकवाद का जहर घोलने में लगा है। पुराना फिल्मी डायलॉग है कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन पाकिस्तान के खून के प्यासे ये दहशतगर्द कहां समझने वाले हैं। आसिम मुनीर की रहनुमाई में ये हिंदुस्तान को तोड़ने का ख्वाब सजाते सजाते खुद ही मिट्टी में मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी का मॉडल जहां लागू होता है वहां बदमाशों का ऐसा इलाज होता है कि अपराध तो क्या, इसका पश्चाताप उन्हें सोने नहीं देता कि हमने अपराध क्यों किया। दतिया में लॉरेंस बिश्नोई बनने का ख्वाब सजाने वाले एक बदमाश ने पुलिस को सोशल मीडिया पर धमकी दे डाली। उसके बाद मोहन फोर्स ने जो तबीयत से उसकी खातिरदारी की है, अब दोनों पांव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और कहां डॉन बनने की तमन्ना थी, कहां लंगड़ा होकर चल रहा है। कहां दतिया में साम्राज्य स्थापित करने की तमन्ना, कहां दतिया का डॉन बनकर राज करने की ख्वाहिश, कहां मोहन फोर्स ने ऐसा तोड़ा कि डॉन वाली गद्दी पर बैठना तो दूर, वहां तक चलकर जाना भी नामुमकिन लग रहा। राजा बडोनी लंगड़ा हो गया। उस गली में ही पुलिस ने जुलूस निकाल दिया। जहां का राजा बनना था वहीं लंगड़ाते हुए घुमाया। जिस इलाके पर कब्जा करना था, राजा बडोनी की बड़ी चत कि पूरा इलाका उसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरह जाने, उसकी एड़ी के नीचे रहे। लेकिन हाय रे मोहन फोर्स ऐसे गदगद कि राजा बडोनी के ख्वाब चूर चूर हो गए। दतिया में क्राइम के नक्शे पर राजा बडोनी तेजी से उदित हुआ। 21 जनवरी को बीएसपी के एक नेता लोकेंद्र अहिरवार को किडनैप कर लिया। उसके साथ बेरहमी से मारपीट। यही नहीं, फेसबुक पर बीएसपी नेता का नग्न वीडियो वायरल किया। राजा बडोनी ने इससे पहले दतिया नगर में गोलीबारी की घटना की। उस दौरान दतिया पुलिस ने उसका जुलूस निकाला। तब यही राजा बडोनी कह रहा था कि नहीं बनेंगे लॉरेंस बिश्नोई।